नोट करते हुए चलें। चलिए देखिए, BOC का मतलब होता है बैचेस ऑफ कंप्यूटर बोल सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम भी लिख सकते थे। तो BOC मतलब होता है बैचेस ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे बैचेस ऑफ कंप्यूटर। और अगर हम बात करें BOC यानी जो आपका कंप्यूटर है उसको दो बैच में यानी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका होता है हार्डवेयर और दूसरा है आपका सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। आज मैं ज़्यादातर हार्डवेयर से रिलेटेड चीज़ें बताने वाला हूँ, सॉफ्टवेयर वाली चीज़ें बहुत ही कम आपको बताऊँगा। फ़िलहाल मैं इसे टेम्परेरी बता देता हूँ कि हार्डवेयर वो है जिन्हें आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें क्या हैं, हार्डवेयर हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ एग्जांपल दिए, जैसे आपका CPU है, माउस है, कीबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, प्रिंटर है, यानी ये सब एक क्या है, एक टचेबल डिवाइस है, यानी इनको हम टच कर सकते हैं, आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। तो ये सभी क्या है, हार्डवेयर। थोड़ा सा बैक आता हूँ और यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं सॉफ्टवेयर का एग्जांपल बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर वो सभी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम केवल देख सकते हैं, फील कर सकते हैं यानी महसूस कर सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि आप MS वर्ड पे काम करो तो MS वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी तरीके से कंप्यूटर में बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, पेंट, किरेंस टाइपिंग ट्यूटर्स और भी बहुत सारे टाइपिंग ट्यूटर्स हैं। ये सब क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। लेकिन सॉफ्टवेयर के भी दो कैटेगरी होते हैं। एक आपका होता है यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में बहुत ही बेसिक काम करने के लिए बनाया गया है, उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी जिनके बगैर सिस्टम ही सही से रन ना कर सके वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपका Windows 7, Windows 8, Windows 10, ये सब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर हम अपने ज़रूरत के लिए कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में या मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने नया फ़ोन ख़रीदा, अब आपने फ़ोन के अंदर आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चीज़ इंस्टॉल करना है अलग से, तो कि इस सॉफ्टवेयर को बोलेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसीलिए लोग बोलते हैं ये हमारा वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें। तो जो भी सॉफ्टवेयर आप बाद में अपने ज़रूरत के लिए इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, वो सभी कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन। यानी सॉफ्टवेयर के दो कैटेगरी हैं, एक आपका एप्लीकेशन है, दूसरा है आपका सिस्टम। सिस्टम का मतलब जो कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए ज़रूरी सॉफ्टवेयर हो, जिसके बगैर वो लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर वर्क ही ना करे, वो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। खैर हम आज ज़्यादा सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम इसको बाद में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम आगे की तरफ चलते हैं। तो शायद आप लोग हार्डवेयर यहाँ पे समझ चुके होंगे। जो है यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा, कंप्यूटर सिस्टम के वो सभी भाग जिन्हें हम देख व छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। क्लियर? अब देखिए हम लोग समझते हैं मदरबोर्ड क्या होता है। ये भी हार्डवेयर के कैटेगरी में ही आता है, हार्डवेयर का ही हिस्सा है। मदरबोर्ड को भी हम लोग टच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है मदरबोर्ड। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो लिखा है ये कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड है। एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड ये आपको सामने दिख रहा है, जो CPU, मेन मेमोरी और अन्य पार्ट्स को रखता है। यानी CPU को और मेन मेमोरी को इसी मदरबोर्ड पे रखा जाता है, यानी कनेक्ट करके रखना होता है। जो आपके CPU के अंदर लगा होता है मेन बोर्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं मदरबोर्ड। क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड। यानी चलिए मैं आगे आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका एक CPU है जो कि खाली है, और यहाँ पे देखिए एक CPU कैटेगरी लगी हुई है जिसके अंदर बोर्ड लगे हुए हैं। ये छोटा सा बोर्ड है जिसको मैंने अभी यहाँ पे आपको दिखाया था। ये वाला बोर्ड जो है आपके CPU का जब कैबिनेट का ढक्कन खोलेंगे, ओपन करेंगे, यहाँ पे एक खाली रहता है एरिया, तो यहाँ पे इसको नेट बोल्ट से बांध दिया था, छोटे छोटे स्क्रू से इसको बांध दिया था बोर्ड को, इसीलिए इसको मदरबोर्ड कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए SMPS के बारे में बताया गया। SMPS क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई इसकी फुल फॉर्म है, जो आपके कंप्यूटर में जो है पावर सप्लाई देने का काम करता है। यानी कंप्यूटर के अंदर कई जगह पे पावर देना होता है, जैसे आपके हार्ड डिस्क के अलग पावर देनी होती है, मदरबोर्ड में अलग पावर देनी होती है, फ़ैन के लिए अलग पावर सबके लिए अलग अलग जगहों पे पावर देनी होती है। इसलिए हम लोग यहाँ पे पावर सप्लाई इसको बोलते हैं, हिंदी में पावर सप्लाई भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग SMPS बोल सकते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई यहाँ पे देखिए लिखा है, ये अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है और पूरे कंप्यूटर को करंट प्रदान करता है। यानी पूरे कंप्यूटर को जो करंट देता है
उसको बोलते हैं पावर सप्लाई बोल सकते हैं या फिर SMP-S बोल सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक अगर क्लियर है सभी लोग का तो आप लोग चैट बॉक्स में एक बार आ जाएं और चैट बॉक्स में आप लोग लिखें क्लियर। चैट बॉक्स में आने के बाद में सभी लोग लिखें क्लियर, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग इंटरेस्टेड से, आप लोग फुल्ली इंटरेस्टेड हैं। वेरी गुड। चलिए सभी लोग क्लियर लिख के सेंड करें। अगर SMP-S के बारे में पता चल गया हो तो आप लोग क्लियर लिख के सेंड करें। यहाँ पे देखिए आपका पावर केबल लगता है जो कि मदरबोर्ड में CPU के पीछे इस तरीके से यहाँ पे दिखता होगा। यहाँ पे पावर सप्लाई लगाएंगे और पावर सप्लाई को सीधा बोर्ड से कनेक्ट कर दिया जाता है। क्लियर? मलिक दिलशाद का क्लियर हो गया, चंदन का भी क्लियर हो गया है, मोहम्मद जाहिद का क्लियर है, उरूज का भी क्लियर हो गया। सभी लोग फटाफट क्लियर लिख के सेंड करें। और कोई रोनी राज सर पावर का क्या मतलब है? पावर का मतलब है कि बिना करंट का जो है आपका कंप्यूटर चल नहीं सकता है। तो करंट हम डायरेक्ट मदरबोर्ड में यानी कंप्यूटर को डायरेक्ट नहीं देते हैं, पहले हम पावर सप्लाई को यहाँ पे लगाते हैं अपना पावर और बोर्ड से कनेक्ट करते हैं। तो ये जो पावर सप्लाई होता है इसमें कई सारे वायर होते हैं, ये जाके सीधा बोर्ड को कनेक्शन, ये देखिए यहाँ पे पावर सप्लाई, यही पावर सप्लाई मैं यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए ये जो आपका CPU दिख रहा है, इस CPU पे यहाँ पे देखिए पावर सप्लाई लगा है, यही वाला पावर सप्लाई जो है यहाँ पे लगा हुआ है। जब इसके पीछे आप पावर केबल लगाते हैं तो ये पावर सप्लाई क्या करता है, बोर्ड के कई जगहों पे करंट प्रदान करता है। यानी ये जो कनेक्टर आप देख रहे हैं ये अलग अलग जगहों पे पावर देने का काम करता है, इसलिए पावर सप्लाई का लगाना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे देखिए साथ साथ लिखा भी है अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में क्या करता है, ये बदल देता है। यानी AC करंट को DC में बदल के फिर पावर जिसको जहाँ पे जितनी पावर की ज़रूरत होती है, तो SMP-S का काम है पावर सप्लाई पहुँचाना कंप्यूटर के हर पार्ट्स पे, जहाँ जहाँ पावर सप्लाई की ज़रूरत है, पावर करंट की ज़रूरत है, कहाँ पे कितने वोल्ट की ज़रूरत है, कितना करंट की ज़रूरत है, वो पावर सप्लाई अपने हिसाब से मैनेज करके हर जगह पे पहुँचाएगा। क्रेजी रेबल सॉरी सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए मेरी तो कोशिश है कि बाकी लोगों को तो क्लियर है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप थोड़ा सा पहले पिछले की वीडियो देखिए और जो है एक स्टेप बाय स्टेप क्लास को देखिए और कोशिश करिए कि पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें। हो सकता है आपको धीरे धीरे समझ में आने लगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। वैसे तो बाकी लोग का तो क्लियर है, सभी लोग से मैंने पूछा, सभी लोग ने बताया यहाँ तक टॉपिक हमारा क्लियर है। वेरी गुड। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस यही कोशिश कर सकता हूँ कि मैं बेहतर से बेहतर समझा सकता हूँ यहाँ पे। बाकी समझना आपका काम है, आप कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। पूरा क्लास देखेंगे, पीछे का भी क्लास देखिए, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप बीच में आके बोले ये चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही। चलिए नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अब जो है हमारी बात हो रही CPU के बारे में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे देखिए लिखा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जिसमें जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, जो कंप्यूटर में एक छोटी सी चिप होती है। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे प्रोसेसर आप देख रहे हैं, ये मदरबोर्ड पे यहाँ पे लगी होती है। यहाँ पे मैं मदरबोर्ड पे आप क्लियरली आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो प्रोसेसर का डिवाइस है, यहाँ पे इस जगह पे प्रोसेसर लगता है, ये इस जगह पे प्रोसेसर लगाया जाता है। उसके बाद में इसके ऊपर एक कूलिंग फ़ैन बांध दिया जाता है जिससे कि प्रोसेसर की हीटिंग ना हो और आपका कंप्यूटर डायरेक्ट बंद ना हो, बीच में बंद नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको लॉक कर दिया जाता है। यहाँ पे देखिए स्लॉट भी मैंने दिखा रखा है। देखिए यहाँ पे इस तरीके के एक लॉक होते हैं, इस लॉक से इस पावर सप्लाई को इसमें लगाने के बाद में लॉक को टाइट कर दिया जाता है और उसके ऊपर कुछ इस तरीके के पंखे बांध दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, ये प्रोसेसर जो होता है वो हीटिंग होने से बच जाता है और हमारा कंप्यूटर आसान से स्मूथ तरीके से काम करता रहता है। बहुत लोग बोलते हैं CPU क्या है, तो बोलते हैं ये जो डिब्बा आपको दिख रहा है यहाँ पे ना, सब लोग बताए थे यही आपका क्या है, CPU है।
बट ये CPU नहीं है, ये केवल CPU का कैबिनेट है। क्या है? CPU का कैबिनेट है। रियल में जो CPU होता है वो इस तरीके से एक छोटा सा चिप होता है जिसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पे देखिए शब्द हाईलाइट है, यहाँ पे भी माइक्रो प्रोसेसर शब्द है। इसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। छोटा सा एक प्रोसेसर होता है जिसको माइक्रो प्रोसेसर, या फिर हम CPU बोल सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है। क्लियर? थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा हूँ। और भी चीज़ें आपको CPU के बारे में बताएंगे हम। आज CPU के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पूरा क्लास देखिए, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप क्लास को लीव कर सकते हैं, अपना टाइम ख़राब मत करिए। लिखा, दुनिया का सबसे पहला CPU का आविष्कार इटली अमेरिकन भौतिक वैज्ञानिक फेडरिको फैगन द्वारा 1971 में 1971 में सबसे पहला CPU बनाया गया था। और अगर बात करें कि सबसे पहला वैश्विक मतलब जो है व्यापारिक के लिए, यानी मार्केट में जो सबसे पहला CPU आया है बिजनेस पर्पस पे कंप्यूटर प्रोसेसर, CPU इंटेल का ही था। यानी इंटेल एक कंपनी, देखिए यहाँ CPU के ऊपर लिखा है इंटेल। इंटेल एक कंपनी का नाम है जिसने सबसे पहला ऐसा CPU बनाया जो व्यापार में यूज़ किया जा सकता हो, और जिसका नाम था इंटेल 4004, जिसे 1971 में आधिकारिक रूप लोगों के बीच में जारी कर दिया गया था। यानी इंटेल 404 नाम का जो प्रोसेसर है 1971 में इंटेल कंपनी ने इसको पब्लिकली लॉन्च कर दिया था। तब से CPU का जब आविष्कार हुआ 1971 में, तब से कंप्यूटर की साइज काफ़ी छोटे हो गए, तभी इसका नाम पड़ा माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम लोग दूसरे भाषा में जब छोटा कंप्यूटर हो गया तो उसका नाम दे दिया गया PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर, क्योंकि उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा है। और माइक्रो प्रोसेसर बहुत छोटा होने की वजह से आपका कंप्यूटर का साइज भी छोटा हो गया, और वहीं से PC शब्द का भी ईजाद हुआ। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, CPU को हम लोग कंप्यूटर ऑन ए चिप भी बोल सकते हैं, यानी एक ऐसा कंप्यूटर जो केवल एक चिप में डला है, या फिर हम कंप्यूटर का ब्रेन भी बोल सकते हैं, यानी कंप्यूटर का जो दिमाग होता है जिसको हम लोग CPU कहते हैं। क्लियर? यानी बहुत सारे लोग बोलते हैं ये CPU है, तो ये CPU नहीं होता है। इस CPU के अंदर एक बोर्ड लगा होता है, बोर्ड के अंदर जो है एक फ़ैन लगा होता है, फ़ैन के अंदर ये CPU लगा होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले से दिखाया है। क्लियर? और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लिखा, CPU एक तरह का हार्डवेयर डिवाइस होता है, क्योंकि भाई इसको जिसको टच कर सकते वो सारे हार्डवेयर ही हैं, डिवाइस होता है। ना तो ये इनपुट डिवाइस है और ना ही आउटपुट डिवाइस है, बल्कि ये तो एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जिसमें इनपुट डेटा को लेकर प्रोसेस किया जाता है, उसका रिज़ल्ट आउटपुट डिवाइस में बता देता है। अब कहने का मतलब ये है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप समझिए, माइक का वायर जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे कहने का मतलब ये आपका CPU है, ये आपका मॉनिटर है, और ये मान लीजिए कि आपका कीबोर्ड वगैरह है। अब यहाँ से हम कीबोर्ड से क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, और CPU का काम क्या होता है, इसको मैंने पहले बताया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी ये क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद हमें क्या देगा, आउटपुट देगा, आउटपुट। इसलिए ना ही ये इनपुट डिवाइस है, ना ही ये आउटपुट डिवाइस है, ये क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। क्लियर? अब देखिए कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग के पास 10 मिनट अभी हैं, और CPU को हम थोड़ा सा और डीप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए लिखा, CPU मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के CPU होते हैं। एक होता है सिंगल कोर CPU, एक होता है ड्यूल कोर CPU, एक होता है क्वाड कोर CPU। यहाँ पे देखिए कुछ सिंगल कोर CPU कुछ इस तरीके का आपके सामने दिखाया गया है, जिसमें लिखा है इंटेल पेंटियम 4, वही जो मैंने बताया था 4004 वाला मॉडल जो स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था, वो सिंगल कोर प्रोसेसर था।
अब देखिए CPU को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सेल फ़ोन भी लोग खरीदते हैं, मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं। मोबाइल फ़ोन के पीछे डिब्बे पे लिखा रहता है CPU इसका जो है क्वाड कोर है, ड्यूल कोर है, कोर टू ड्यू है। तो इन सब में अंतर क्या है, इसको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप जान जाएंगे तभी आप एक बेहतर कंप्यूटर या CPU उसी हिसाब से ख़रीद पाएंगे जो कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से हो। आपको पता ही नहीं होता है कि हमें क्या नीड है, कौन सा CPU क्या काम कर सकता है। तो इसको समझने के लिए आपको ये पूरा चीज़ पढ़ना पड़ेगा। जब आप पढ़ते हैं तभी आपको सही से नॉलेज होती है। और बाकी दुकान वाले या फिर कंप्यूटर शॉप वाले तो कुछ भी बता देंगे, आप अगर आपको जानकारी नहीं है तो देखिए सिंगल कोर CPU जो होता है, लिखा सिंगल कोर CPU एक समय में केवल एक ही प्रोसेस को किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा स्पेलिंग एरर भी है, क्योंकि ये मंगल फ़ॉन्ट पे है, तो कभी कभी PDF सेव करते समय कुछ फ़ॉन्ट वगैरह चेंज हो जाते हैं, जिससे कि थोड़ी सी स्पेलिंग मिस हो जाती है। तो देखिए लिखा एक ही समय में केवल एक काम किया जा सकता है। ये सबसे पुराना CPU है जो पहले इस्तेमाल किया जाता था। इसमें आप एक से अधिक टास्क एक बार में नहीं कर सकते हैं। अगर करने की कोशिश करते हैं तो सिस्टम स्लो और या हैंग हो जाता है। आप समझ लीजिए, जिसमें भी लिखा हो सिंगल कोर CPU, यानी इसमें एक बार में केवल एक काम कर सकते हैं। अगर एक से अधिक करने की कोशिश करेंगे तो आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा या फिर सिस्टम पूरे तरीके से हैंग हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ड्यूल कोर की बात करते हैं। लिखा है इसमें 2 कोर होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आप एक समय में एक से ज़्यादा टास्क या सिग्नल कोर में चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये सिग्नल यहाँ लिखा था, सिंगल वाले से थोड़ा सा बेहतर है कौन सा, आपका जो है ड्यूल कोर। यानी ड्यूल कोर में एक से अधिक काम एक साथ में आप कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं ड्यूल कोर प्रोसेसर। उसके बाद में कोर टू ड्यू प्रोसेसर भी आया है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वाड कोर प्रोसेसर का क्या मतलब है। लिखा क्वाड का मतलब 4 होता है। क्वाड का मतलब 4। कहने का मतलब एक जो आपका CPU है, पहले केवल एक CPU था कुछ इस तरीके का, उसके बाद में आपका आया यहाँ पे ड्यूल कोर CPU। ड्यूल कोर में क्या है, इसको पार्टीशन कर दिया गया। इसमें पहले जब सिंगल था तो केवल सिंगल टास्क ही काम कर पाता था, एक काम से 2 काम नहीं कर पाता था। लेकिन जब इसको डबल पार्ट में बांट दिया गया तो एक समय में ये 2 काम भी करने लगा। यानी सिंगल CPU से थोड़ा सा बेस्ट हो गया ड्यूल कोर CPU। तो ड्यूल कोर का भी डिमांड था एक समय में कि भाई इसमें मल्टीटास्किंग जिसको बोला जाता है कि एक साथ में हम कई सारे काम कर सकें, तो यहीं से स्टार्ट हुआ था ड्यूल कोर से। और क्वाड कोर का मतलब होता है कि इसमें 4 कोर होते हैं। 4 का मतलब होता है एक CPU को इसे 4 पार्ट में अंदर से बांट दिया गया है, जिससे कि अलग अलग कैटेगरी के काम को अलग अलग CPU को सौंप दिया गया है, जिससे कि हम एक ही बार में मल्टीटास्किंग मतलब एक बार में कई सारे काम कर सकते हैं कंप्यूटर पे। जैसे कि मान लीजिए आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं और साथ में म्यूज़िक भी प्ले किए हुए हैं। एक्सेल पे काम करने के साथ साथ में मान लीजिए कोई और MS वर्ड वाली फाइल भी साथ में ओपन कर रखा है, कोई PDF भी आपने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, कोई चीज़ साथ में डाउनलोडिंग भी चल रही है। तो ये जो है ये जो प्रोसेसर 4 पार्ट में बढ़ गया ना, क्वाड कोर प्रोसेसर बोलते हैं। तो ये सबका अलग अलग काम है। ये इंटरनेट वाला डिपार्टमेंट देख रहा है, ये कैलकुलेशन वाला देख रहा है, ये कुछ देख रहा है, कुछ देख रहा है। इससे क्या होता है, सिस्टम की जो स्पीड है ना वो प्रोसेसर पर भी डिपेंड करती है। तो प्रोसेसर जितना ही अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा आपके कंप्यूटर का स्पीड होगा। तो मैंने बताया CPU जो है 3 टाइप के होते हैं, सिंगल, ड्यूल कोर और क्वाड कोर। तीनों चीज़ें अगर क्लियर है तो आप सभी लोग क्लियर लिख के सेंड करें, फटाफट क्लियर लिख के सेंड कर दें। चलिए क्लियर लिख के सेंड करें। क्लियर आ गया है, MS इकरा का भी क्लियर आ गया। और चलिए क्लियर लिख के सेंड करें अगर यहाँ तक आप समझ गए कि CPU 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सिंगल कोर, ड्यूल कोर, क्वाड कोर। अगर समझ गए हो तो आप लोग क्लियर लिख के सेंड करें। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ लेते हैं फटाफट। अब देखिए CPU अभी तक आपने क्वाड कोर तक पढ़ा है। क्वाड कोर के बाद हम थोड़ा सा और चीज़ें को समझने की कोशिश करेंगे।
जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा है कोर i3, इसके अंदर कोर i3, कोर i5, कोर i7, कोर i9 और यहाँ पे कोर i11 है। ठीक है, अब ये i3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि ये ऑड नंबर में ये लोग CPU को बना रहे हैं और एक एक CPU बनाने के बीच की जो गैपिंग है समथिंग 10 ईयर की है, किसी में 5 ईयर की है, ज़्यादातर 10 ईयर की गैपिंग में CPU बने हैं। अब कहने का मतलब ये जब i3 बना है यानी क्वाड कोर से जो बेहतर प्रोसेसर था वो i3 है। आज के ज़माने में i3 से नीचे कोई भी सिस्टम या कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस पर आपका कोई अच्छा एप्लीकेशन, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ प्रॉपर नहीं चल पाएगा। जो आजकल नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं वो i3 पे ही चल पाएंगे। विंडोज़ 10 है आपका, प्रॉपर तरीके से i3 पे ही चल पाएगा। अगर आपका i3 में भी जनरेशन अच्छा है तो आप विंडोज़ 11 भी आसानी से चला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए विंडोज़ कोर i5, कोर i7, कोर i9, कोर i11, तो लगातार ये ऑड नंबर में प्रोसेसर आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए CPU जनरेशन के बारे में भी मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश किया है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कैसे CPU जनरेशन काम करता है। अब देखिए जनरेशन वाला भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। CPU का जनरेशन कैसे आप पहचानेंगे, कैसे समझेंगे कि CPU में जनरेशन कैसे हम पहचान लें कि कौन से हमारे कंप्यूटर के अंदर कौन सा CPU लगा है और किस जनरेशन का लगा है। तो जैसे कि मान लीजिए जब i3 CPU आया था i3 CPU आया तो सबसे पहले इन्होंने नाम रखा है इसका i3 फर्स्ट जनरेशन, जब फर्स्ट टाइम इन्होंने बनाया। फिर उन्होंने बनाया i3 और इसका नाम रख दिया सेकेंड जनरेशन। उसके बाद i3 थर्ड जनरेशन। तो इस तरीके से जनरेशन चला। फिर i3 मान लीजिए 10 जनरेशन तक जब पहुंच गया तो इन्होंने सोचा क्यों ना अब हम लोग एक नया प्रोसेसर बनाएं जिसको हम लोग नाम देंगे i5 फर्स्ट जनरेशन। अगर आपका CPU i3 10 जनरेशन है तो इसका मतलब है कि वो i3 5 के इक्वल है। इसी तरीके से i5 सेकंड जनरेशन आया, i5 थर्ड जनरेशन आ गया, i5 फोर्थ जनरेशन। इसी तरीके से जब इसमें भी 12 जनरेशन तक गया उसके बाद आ गया i7, फिर i9, लगातार प्रोसेसर आ गए। अच्छा ये इतने साल ये क्यों गैपिंग हो रहा है? एक साल की समथिंग गैपिंग है, 6 महीने किसी में गैपिंग है, किसी में 1 साल की गैपिंग है। इसका मतलब उस 6 महीने के दौरान पूरे दुनिया में जो नए चीज़ें आई हैं उसको अपडेट करके ये लोग एक नया प्रोसेसर बना देते हैं जिसका नाम देते हैं जनरेशन। यानी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, और लगातार ये काम करते रहते हैं और नई नई चीज़ें ऐड करते रहते हैं और नया नया प्रोसेसर लॉन्च करते रहते हैं। उसी के हिसाब से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी उधर डिज़ाइन होता रहता है ताकि आपका सिस्टम कंटिन्यू काम कर सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जनरेशन के बारे में समझ में आ गया होगा। अब लेकिन बात आती है कि हम कैसे समझेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर है उसमें कौन सा प्रोसेसर लगा है और वो किस जनरेशन का है। बहुत से लैपटॉप में स्टिकर लगे होते हैं जिसमें लिखा रहता है i3 7 जनरेशन, i3 10 जनरेशन या i5 8 जनरेशन। लेकिन अगर उस स्टिकर को निकाल दें तो फिर हम कैसे देखेंगे? तो देखिए यहाँ पे आपको आना है अपने कंप्यूटर पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ जाते हैं। पहले हम इसको पहले स्लाइड कर दे रहे हैं। देखिए ये जो आपका कंप्यूटर का आइकन है इस पर आप राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे। जब आप प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपके प्रोसेसर का नाम शो कर रहा है और यहाँ पे 2120 का मतलब जो आगे की संख्या होगी वो आपका प्रोसेसर का जनरेशन शो करेगा। अगर यहाँ पे लिखा i3 डैश करके 10509 कुछ भी लिखा है, 10 मतलब आगे लिखा है, तो समझ लीजिए कि वो 10 जनरेशन का CPU उसके अंदर लगा हुआ है, i3 का 10 जनरेशन।
तो इसको देखने के लिए विंडोज़ के साथ पाउस ब्रेक की को आप प्रेस करेंगे तो भी डायरेक्ट ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, या फिर कंप्यूटर के आइकन पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आज ही इस चीज़ को चेक करिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे पास कौन से जनरेशन का लैपटॉप है, उसमें कौन से प्रोसेसर लगा हुआ है। क्लियर? CPU के बारे में थोड़ा सा और चीज़ें समझते हैं क्योंकि हमारा टाइम लगभग ओवर हो रहा है और ये हमारा टॉपिक भी लास्ट है। देखिए, CPU मुख्य रूप से 3 पार्ट्स होते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। CPU में 3 पार्ट हैं, जैसे सबसे पहला है आपका ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको बोलते हैं। दूसरा है कंट्रोल यूनिट, CU बोलते हैं शॉर्टकट में कंट्रोल यूनिट को, और मेमोरी यूनिट। अब एक एक चीज़ को समझते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को शॉर्ट में ALU भी कहा जाता है। ये CPU का एक मुख्य भाग है जिसमें अर्थमेटिक यानी अंकगणितीय यानी मैथमेटिकल जितने भी काम होते हैं वो कौन करता है, और लॉजिक तर्क यानी जो सिंबल्स वगैरह होते हैं यानी जो मैथमेटिकल काम हो, नंबर सिंबल वाले काम होते हैं वो CPU में कौन करता है, ALU करता है। कौन करता है, ALU। यहाँ पे लिखा जैसे गुणा भाग, घटाओ भाग, ये सारे काम जो है कौन करता है, ALU करता है। क्लियर? और कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, कंट्रोल यूनिट CPU के नाम से भी जाना जाता है, CU यानी कंट्रोल यूनिट को हम शॉर्टकट में CU बोल सकते हैं, CU के नाम से भी जाना जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। ये CPU का एक ऐसा भाग है जिसमें सारे कामों को इनपुट कंट्रोल किया जाता है। इसी भाग में कंप्यूटर मेमोरी में इंस्ट्रक्शन प्राप्त होते हैं और आउटपुट डिवाइस आपसे कनेक्ट होते हैं। यानी कहने का मतलब है जो भी हम लोग इनपुट आउटपुट का काम करते हैं इसकी पूरी जो कंट्रोलिंग होती है वो CU के पास होती है, यानी कंट्रोल यूनिट के पास होती है। ये क्या है, CPU का दूसरा पार्ट है। यानी एक CPU जो आपको मैंने बताया था, CPU के भी अपने 3 हिस्से हैं जो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हैं और सबका काम भी अलग अलग बांटा गया है। अब मेमोरी यूनिट का मेन काम, मेमोरी का मतलब आप समझ ही रहे हैं, मेमोरी का मेन काम होता है जो भी हम वर्क करते हैं, सिस्टम पे काम करते हैं, उसका सारा डेटा, सारा इंस्ट्रक्शन मेमोरी में लोड होता रहता है। वो काम मेमोरी के एक हिस्से में यानी CPU का एक तीसरा पार्ट है जिसका नाम है मेमोरी, वो करता है। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, CPU का ये भाग एक स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें कंप्यूटर के सारे डेटा इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है। इसका मुख्य काम कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी, डेटा आदि को मेमोरी में स्टोर करना होता है ताकि उस डेटा को बाद में आसानी से ढूंढा जा सके। कंप्यूटर में रैम और रोम 2 मेमोरी होती है। कंप्यूटर में 2 मेमोरी है, रैम और रोम, जो कि इंटरनल मेमोरी होती हैं। देखिए रैम, देखा रैम, इसमें कंप्यूटर के अनप्रोसेस डाटा को रखा जाता है। ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। रैम क्या होता है, एक टेम्परेरी मेमोरी है। जब तक इसे आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आपने सेव नहीं किया तब तक वो सारा काम आपका एक टेम्परेरी मेमोरी में पड़ा है। अगर डायरेक्ट मान लीजिए पावर सप्लाई कट जाती है तो आपका वो डेटा मिलने वाला नहीं है। इसीलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि जब भी आप कंप्यूटर पे वर्क करें तो साथ में सेव करते हुए चलें, और सेव जब करे रहें, थोड़ा सा काम करें 10-5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, उसके बाद फिर कंट्रोल एस करते रहें थोड़ी थोड़ी देर पे, ताकि आपका डेटा जो है प्रॉपर सेव होता रहे। वरना क्या होगा, रैम मेमोरी में चला जाएगा। तो रैम क्या है, एक टेम्परेरी मेमोरी है जो पावर सप्लाई करते ही इसके अंदर के डेटा नष्ट हो जाते हैं। खैर, मैं मेमोरी टॉपिक नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होने वाला है वो पूरा फुल्ली मेमोरी पे होने वाला है। डीपली तरीके से हम मेमोरी के बारे में, कंप्यूटर के जितने भी मेमोरी होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी जितने भी होते हैं, सब कुछ मैं नेक्स्ट क्लास में करने वाला हूँ। फिलहाल इतना समझते हैं कि रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है। रोम, इस मेमोरी में कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को स्टोर किया जाता है। ये एक अस्थायी मेमोरी यानी ये परमानेंट मेमोरी होता है। अस्थायी मेमोरी का मतलब रोम जो होता है वो परमानेंट मेमोरी, इसके अंदर जो डेटा कंपनी फर्स्ट टाइम डाल देती है वो परमानेंटली आपके कंप्यूटर में स्टोर रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, अगर आपका कंप्यूटर डेल कंपनी का है तो डेल लिख के आता है। अगर आप मोबाइल ऑन करते हैं, मोबाइल आपका सैमसंग कंपनी का तो सैमसंग लिख के आता है। यानी जो भी चीज़ वहाँ पर कंपनी ने फर्स्ट टाइम स्टोर करके डाल दिया वो सारा सब कुछ कहाँ पर रहेगा, रोम में रहेगा। रोम केवल डेटा इसको रीड किया जा सकता है, डिलीट अथवा संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट जो हमारी लाइव क्लास होने वाली है वो कंप्यूटर मेमोरी के ही ऊपर होने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे नेक्स्ट लाइव क्लास से ज़रूर जुड़ें। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, ये लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ इस पेज को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप